नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बूम के ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग जो क्विक रिवीजन की जो श्रृंखला चल रही है उसमें मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। और मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसके संस्थापक की बात करते हैं। तो संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। इसके जो अन्य नाम देखने को मिलते हैं वो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस आदि और भी अन्य नाम हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। इनके गुरु कौन थे? कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। और राजगद्दी पे ये कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। तो इसके बारे में डिटेल से जानने से पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी हमको मिलती कहाँ से है। तो मुद्रा राक्षस से हमको जानकारी मिलती है, जो किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने लिखी थी। इंडिका से मिलती है, जो मेगास्थनीज ने लिखी है। अर्थशास्त्र से मिलती है, जो चाणक्य ने लिखी। और ये अर्थशास्त्र आज के अर्थशास्त्र से अलग है। और ये अर्थशास्त्र जो कूटनीति हैं, एक राज करने की जो कूटनीति है उनके बारे में बताता है हमें। तो इसको मिसमैच मत करिएगा, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आज वाला जो अर्थशास्त्र है उसकी इन्होंने किताब लिखी थी। तो इसकी किताब नहीं थी, ये कूटनीति की किताब थी। आगे देखते हैं। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी। मौर्य वंश से संबंधित जो कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की, तो वो भी देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले महावंश, दीपवंश, महाबोधि वंश और दिव्यावदान, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है? कल्पसूत्र, वशिष्ठ वर्मन। अब थोड़ा देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इनको चंद्रगुप्त की संज्ञा किस में मिली हुई है, किस अभिलेख में मिली हुई है, ये पूछा जाता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनको चंद्रगुप्त कहा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, या फिर नाइन्थ ये शासक था, नाइन्थ भी याद रखेंगे, और अंतिम भी था, इसकी हत्या करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। मौर्य वंश की स्थापना करी कब? 322 ईसा पूर्व में। कहाँ स्थापना की? मगध में। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो आगे चल करके इनका एक और युद्ध होता है सेल्यूकस से। और कब होता है? 305 ईसा पूर्व में होता है। और सेल्यूकस इसमें हार जाता है और अपनी बेटी जो उसकी पुत्री होती है हेलेना, उसका विवाह कर देता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और एक राजदूत को भेजता है इसके दरबार में, मेगास्थनीज को। और यही मेगास्थनीज आगे चल के इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, जिसके बारे में जानकारी देता है, इंडिया के बारे में जानकारी देता है कि कैसा यहाँ का शासन था, कैसे राजा थे, कैसे शासन करते थे, कितना कर लगाया जाता था। इस तरीके से बहुत सी जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप 4 क्षेत्र दिए जाते हैं: एरिया, अराकोशिया, जिरोसिया और पेरिपेनिस्ताई। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर होता है ये 4 क्षेत्र देता है। और चंद्रगुप्त जो होता है ये भी सम्मानी व्यक्ति होता है। ये इनका दिया हुआ गिफ्ट रिसीव तो करता है, लेकिन जैसा आजकल ट्रेंड चलता है कि गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट चलता है, तो ये अपने ससुर जी को एक रिटर्न गिफ्ट देता है 500 हाथी के रूप में। 500 हाथी दान में देता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो अपना शासन करने के बाद एट लास्ट ये भद्रबाहु से दीक्षा लेता है जैन धर्म की, और सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। कहाँ त्यागता है? कर्नाटक में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भद्रबाहु जो एक शाखा, अलग शाखा बनाते हैं, दिगंबर शाखा जो बनाते हैं, और कर्नाटक में चले जाते हैं, उन्होंने अपनी एक अलग शाखा बना ली थी। तो उनसे ही मिलकर के सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है कि दिगंबर क्या है या श्वेतांबर क्या है, वो हमारी लास्ट वीडियो देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे सिंहसेन, अमित्रघात, मध्यसार। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसने किस धर्म को अपनाया? तो आजीवक संप्रदाय को अपनाया, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत आता है जिसका क्या नाम है? डायमिकस। तो प्रश्न आता है कि डायमिकस किसके शासनकाल में आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया। और ये किसका राजदूत था? तो एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था। बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी एंटियोकस से: अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, जिसमें से इसको क्या है? 2 चीज़ें तो मिल जाती हैं ऊपर वाली, जो अंगूरी मदिरा और अंजीर है, लेकिन दार्शनिक नहीं मिलता है। एक और भी राजदूत देखने को मिलता है इसके शासनकाल में, डायनोसिस। तो इसको भी दिमाग में रखना है कि डायनोसिस इसके शासनकाल में आया। और ये किसका राजदूत था? टालमी सेकंड का राजदूत था। फिर इसके टाइम पे एक विद्रोह होता है, तक्षशिला में विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए किसको भेजता है? अशोक को भेजता है। अब हम लोग अशोक को देखते हैं।
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, और सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, अशोक से ही बनते हैं। तो इसको आपको सबसे ध्यान से पढ़ना है, और जिनको पेड देना है वो अशोक पे खास करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके सिलेबस में अशोक ही नाम दे रखा है। तो अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो अशोक से ही पूछा जाएगा। इसके पिता का नाम बिंदुसार था, इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, इसकी पत्नी का नाम असंगमित्रा, महादेवी, तिस्रचिता और करवाकी। आपको सारे नाम ना याद हो तो असंगमित्रा और करवाकी आप जरूर याद रखिएगा। इसकी पुत्री का नाम संगमित्रा और चारुमती देखने को मिलता है। पुत्र महेंद्र, जालोक और तीवर, यही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका राज्याभिषेक जो हुआ, तो इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। जो पहला होता है वो 273 ईसा पूर्व में होता है, और जो वास्तविक राज्याभिषेक होता है वो 269 ईसा पूर्व में होता है। ऐसा कहा जाता है कि राधागुप्त जो इसका सहयोगी होता है उसकी मदद से इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी, तब इसने वास्तविक राज्याभिषेक करवाया था। इसके जो अन्य नाम देखने को मिलते हैं तो प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, अशोक, बुद्ध शाक्य, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। जिसमें प्रश्न आता है कि प्रियदर्शी किस अभिलेख से मिलता है, साक्ष्य मिलता है प्रियदर्शी इसका नाम था। तो भापरू अभिलेख या वैराट अभिलेख, इससे हमें प्रियदर्शी नाम मिलता है। अशोक नाम कहाँ से मिलता है, तो अशोक मास्की, गुजरा, नित्तूर और उडेगोलम जो अभिलेख हैं इससे हमें अशोक नाम देखने को मिलता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कलिंग का आक्रमण था, जो कब हुआ, तो इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 9वें वर्ष में। तो इसको दोनों तरीके से याद रखना है, जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उस तरीके से उसको टैकल करेंगे हम लोग। तो कलिंग का आक्रमण 261 ईसा पूर्व में हुआ, और राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में। उस टाइम पे कलिंग का राजा कौन था, नंदराज, और वहाँ की राजधानी क्या थी, तोसली। तो इस युद्ध का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। शिलालेख के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें अशोक के सारे शिलालेख देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, और जबकि 1.5 लाख लोग जो थे वो घायल हो गए थे। तो यही सब देख करके इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और आगे चल के ये बौद्ध धर्म को अपनाता है। धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो निग्रोथ एक व्यक्ति होता है जिसके कुछ प्रवचन सुन करके ये प्रभावित होता है, और उपगुप्त से दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक अपनी बौद्ध यात्रा शुरू करता है। तो इसको आप इसी क्रम में याद रखिएगा, इसका क्रम पूछा जाता है। इसने अपनी यात्रा बोध गया से शुरू की, फिर कुशीनगर जाता है, फिर लुम्बिनी जाता है, फिर कपिलवस्तु जाता है, फिर सारनाथ जाता है, और अंत में श्रावस्ती जाता है। तो जिसमें से जो लुम्बिनी यात्रा इसकी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लुम्बिनी यात्रा के बारे में कुछ देखते हैं। ये कब गया, ये पूछा जाता है। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष गया, और यहाँ जाकर के जो टैक्स होता है तो पहले 1/6 होता है, उसको कम करके 1/8 कर देता है, और यहाँ का जो धार्मिक कर होता है बलि, इसको माफ़ कर देता है। ये सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, रुमिनदेही अभिलेख से मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बुद्ध के जन्म से संबंधित जानकारी भी है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में होता है, इसकी जानकारी भी हमें रुमिनदेही से ही मिलती है, और वहाँ पर जाकर के कर को ये कम कर देता है। इसीलिए इस अभिलेख को हम लोग आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। अब आगे आते हैं तो अशोक के कुछ शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, तो जिनमें शिलालेख देखेंगे हम लोग, और स्तंभ लेख देखेंगे, गुहा लेख देखेंगे, और कुछ और भी अभिलेख हैं जैसे ताम्र अभिलेख। तो उनको डिटेल में उनके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, और वो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, और इसी तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।